चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा इकाई 10 के कोर्स में, यूनिट 10 के कोर्स में, जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोगों का अध्ययन कर रहे हैं, कमीशंस को स्टडी कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने मानव अधिकार आयोग पढ़ना शुरू किया था, ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ना शुरू किया था। और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ लिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लिया था। उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट टू कंप्लीट दैट पोर्शन, जो है राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और इसमें हमने एक और चीज देखी थी, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि हमने ह्यूमन राइट कमीशन में देखा था कि ये भी एक 3 स्तरीय ढांचे का निर्माण करता है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। किस तरह? तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है, यस और नो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्टेट लेवल पर, राज्य के स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और फिर हमने देखा कि जिले के स्तर पर ह्यूमन राइट कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है। और ये तीनों ही निकाय सांविधिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये अपनी शक्तियां ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 से लेते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से ये अपनी पूरी शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो एक ही अधिनियम है जिसके द्वारा 3 अलग अलग निकायों की स्थापना की गई है, 3 डिफरेंट बॉडीज को डेवलप किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको स्पष्ट होगी। हमने पिछले बार भी ये डिस्कस किया था। अब पिछली क्लास में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सारी बातें पढ़ ली थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग और ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में। अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बातें लगभग समान हैं, तो बहुत एडिशनल आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है उसी का बस एक छोटा सा डेवलपमेंट है, एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिचय और संरचना का अध्ययन करेंगे। हम इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने देखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है। सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा इस अधिनियम की धारा 21 में लिखा हुआ है, सेक्शन 21 में लिखा हुआ है। कल जो टेस्ट हम लेंगे ना आपका, बड़ा अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जिसमें आपको ये सब भी पूछा जा सकता है। देखो, आपको सारी धाराएं तो याद नहीं करना है, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस धारा से आयोग का गठन हुआ। तो कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, किस अधिनियम के द्वारा बनाया था, किस एक्ट के द्वारा बनाया था? तो यहां आपको याद रखना है कि इस अधिनियम की धारा 21 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे बनाया गया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें यह भी देखने मिलता है कि धारा 21 में सेक्शन 21 में ही इसकी संरचना भी दी गई है, स्ट्रक्चर भी दिया गया है। और कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक चेयरपर्सन होगा, उसके अलावा 2 सदस्य होंगे, जिसमें से एक न्यायिक सदस्य होगा और एक मानव अधिकार विशेषज्ञ होगा। यहीं पर इसकी योग्यता भी दी गई है। लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष है वो किसी हाई कोर्ट का, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त, सिर्फ रिटायर्ड, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या सामान्य न्यायाधीश हो। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझें, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, जिसकी संरचना धारा 21 में दी गई है, सेक्शन 21 में दी गई है, उसमें पहली बात कही गई है कि साहब चेयरपर्सन कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का
रिटायर्ड जज। बस इतना याद रख लो और कुछ याद नहीं रखना आपको। अध्यक्ष कौन बनेगा? सिर्फ हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। अब यहां पर याद रखिएगा, जो रिटायर्ड जज शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, इस रिटायर्ड जज में हो सकता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या हो सकता है कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो, जिसे हम उच्च न्यायालय का सामान्य जज भी कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है वो चीफ जस्टिस हो, या हो सकता है वो नॉर्मल जज हो। वही आयोग का अध्यक्ष बनेगा, वही कमीशन का चेयरपर्सन बनेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात की गई थी। फिर इसमें कहा गया है कि साहब 2 मेंबर होंगे, 2 सदस्य होंगे, जिसमें से एक जुडिशियल मेंबर होगा अर्थात न्यायिक सदस्य होगा, और एक व्यक्ति आप जानते हैं एक्सपर्ट मेंबर होगा, विशेषज्ञ होगा। और किस चीज की विशेषज्ञता? ह्यूमन राइट की विशेषज्ञता, मानव अधिकारों की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब जुडिशियल मेंबर कौन बन सकता है? तो जुडिशियल मेंबर के लिए 2 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट का या तो वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। रिमेंबर यहां पर चीफ जस्टिस की बात नहीं है। हाई कोर्ट का या तो वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ऐसा जिला न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो, जिसे एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो जुडिशियल मेंबर है उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 3। पहला ऑप्शन तो यह है कि हाई कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज। दूसरा ऑप्शन क्या है? यहां मैं लिख दूंगा और, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर रिटायर्ड जज नहीं तो हाई कोर्ट का कोई भी वर्किंग जज या फिर करंट जज। और अगर इन्हें भी अपॉइंट नहीं करना है तो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिला न्यायालय का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऐसा जज जिसे 7 वर्षों का अनुभव हो, जिसे 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो 3 पैमाने दिए गए हैं न्यायिक सदस्य बनने के लिए, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए। एक बार मेरे साथ सभी चीजों को स्पष्ट करेंगे ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देना, मेरे साथ सुनना बातों को और फिर आप कमेंट करना बाद में। पहली चीज आप ये समझो कि अध्यक्ष कौन बनेगा, चेयरपर्सन कौन बनेगा। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। सर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है वो चीफ जस्टिस रहा हो, या हो सकता है वो नॉर्मल जज रहा हो। रिटायर्ड होगा, हाई कोर्ट से होगा, चीफ जस्टिस भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अध्यक्ष को अलग कर दो। अब आ जाओ मेंबर पर। 2 मेंबर हैं, एक है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट किसका होगा? ह्यूमन राइट का। एक है विशेषज्ञ, जो कहां से होगा? मानव अधिकार। एक है इसमें न्यायिक सदस्य, एक है इसमें जुडिशियल मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर के लिए 3 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त यह दी गई है साहब कि जो जुडिशियल मेंबर है, जो न्यायिक सदस्य है, वो हो सकता है हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है कि वो हाई कोर्ट का वर्किंग जज हो, या हो सकता है वो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो जिसे 7 वर्षों का अनुभव हो, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो। इन 3 में से किसी भी एक व्यक्ति को हम मेंबर या जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। बताइए क्या स्पष्ट है? मुझे जानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं उम्मीद करूंगा स्पष्ट होगा। बताएंगे आप लोग, ठीक? ध्यान देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ और बातों की चर्चा करनी है। अब बेसिक बातें हैं, जैसे हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि आयोग में एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी, एक जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक जनरल सेक्रेटरी होगा, जिसका दर्जा, जिसका जो स्टेटस है दोस्तों, वह सीईओ के समान होगा। मतलब उसी को सीईओ कहा जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे देखें। मुख्यालय, जहां पर राज्य सरकार निर्धारित करे, जहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे।
अब हमें चर्चा करनी है नियुक्ति की, त्यागपत्र की, हटाने की प्रक्रिया और पदावधि। इन सबको अब हमें डिस्कस करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे कि सर अभी तक हमने गठन की बात कर ली कि राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। हमने संरचना को भी डिस्कस कर लिया, 1+2 का स्ट्रक्चर है। हमने मुख्यालय की बात भी कर ली। हमने ये भी देख लिया कि आयोग में एक सचिव भी होता है, हालांकि वो संरचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक सचिव होता है जो सीईओ की तरह काम करता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करता है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है और दूसरी प्रक्रियाओं को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, और ये धारा 22 में दी गई है, सेक्शन 22 में दी गई है। ठीक वही प्रक्रिया है जो हमने पढ़ी थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जहां जहां हमने संसद को डिस्कस किया था, वहां वहां हमें राज्य विधायिका करना है। जहां हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमें गवर्नर करना है। क्या है प्रक्रिया, समझते हैं एक बार। तो इसमें यह कहा गया है कि साहब, ध्यान देंगे, कहा गया है धारा 22 में कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन राज्य मानव अधिकार आयोग का चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, इन्हें नियुक्त किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, इन्हें नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि राज्यपाल इन्हें नियुक्त करेंगे, गवर्नर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन राज्यपाल इन्हें सीधे नियुक्त नहीं करेंगे, बल्कि एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेंगे, एक सिलेक्शन पैनल की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करेंगे। तो सवाल आता है कि इस चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले इसमें शामिल होते हैं मुख्यमंत्री। वहां पर कौन थे? प्रधानमंत्री। यहां पर कौन है? मुख्यमंत्री। और सीएम आपको याद रखना है दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद इसमें शामिल होते हैं राज्य के गृह मंत्री, जो भी स्टेट है उसके होम मिनिस्टर। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो नरोत्तम मिश्रा जी। तो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, फिर इसमें गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसके बाद इसमें 2 लोग विधानसभा से आएंगे। पहले कौन आएगा? तो पहले नंबर इसमें आएगा विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। दूसरा व्यक्ति जो इसमें विधानसभा से शामिल होगा, वो होगा दोस्तों विधानसभा का, विधानसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। ठीक है, स्पीकर हो गया विधानसभा का, अब लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा। अब देखिए, राज्यों के बारे में ना थोड़ी सी कहानी अलग है। कहानी ये अलग है कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 भाग हैं विधायिका के, जहां स्टेट लेजिस्लेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। हर एक राज्य में विधानसभा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधान परिषद की स्थापना भी की गई है, जहां विधान परिषद का गठन भी किया गया है। तो ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद है, वहां पर 2 लोग विधान परिषद से भी शामिल होंगे। कौन? एक तो विधान परिषद के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, स्पीकर शामिल होंगे, और दूसरा इसमें विधान परिषद में विपक्ष का नेता शामिल होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होगा। एग्जाम्पल के लिए यूपी। तो यूपी में जब भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को नियुक्त किया जाएगा तो उसमें 6 लोग होंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में नियुक्ति की जाएगी तो उसमें 4 लोग होंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा का प्रावधान किया गया है, विधान परिषद का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आइए अब एक बार इसे हम पीपीटी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखें, ध्यान दें इन चीजों पर। एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे,
इसमें गृह मंत्री भी शामिल होंगे, होम मिनिस्टर भी जुड़े होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 6 लोग इसमें शामिल होंगे। और आपको याद है हमने जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था तो वहां हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर किसी भी वर्किंग जज को जुडिशियल मेंबर बनाया जा रहा है, अगर किसी भी वर्तमान न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी एक प्रावधान है कि अगर किसी भी वर्किंग जज को आप न्यायिक सदस्य बना रहे हैं तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेना होगा। जिस भी राज्य का चीफ जस्टिस है तो एक बार उनसे एडवाइस लेना होगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेना था, यहाँ पर जिस राज्य का जो भी हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेना होगा, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्पष्ट है? एक बार देखिए इसको और मुझे बताइए कि स्पष्ट है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमें चर्चा कर ली, नियुक्ति हमने डिस्कस कर ली, अपॉइंटमेंट की बात हमने कर ली। अब हमें डिस्कस करना है कि सर रिमूवल कैसे होता है, त्यागपत्र किसे देते हैं, इन सब बातों की चर्चा हमें करनी है। तो देखो दोस्तों, त्यागपत्र तो बड़ा स्पष्ट है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है, जिसने अपॉइंट किया है, आप उसी को अपना रेजिग्नेशन सौंपोगे। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, किसी भी समय गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं। लेकिन अब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिमूवल प्रोसेस की बात होगी, जब हटाने की प्रक्रिया की बात होगी, तो हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएगा। और बिल्कुल वही प्रक्रिया है दोस्तों, जिस प्रक्रिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और चेयरपर्सन को हटाया जाता था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को हटाना है, रिमूव करना है, तो आपको याद होगा इसे रिमूव करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 2 तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट, और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वही पुरानी बात है, दिवालिया घोषित हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई ऐसा क्राइम कर दे जो प्रेसिडेंट की नज़रों में मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हुआ हो, वही बातें जो हमने डिस्कस की थी और अब तक करते आ रहे हैं। और दूसरा आधार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो 2 आधार हैं, एक कौन सा है, मिसबिहेवियर, कदाचार, और एक कौन सा है दोस्तों, इनकैपेसिटी। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर अगर राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाना जरूरी है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत एक ना ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा कि अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर, रेजिग्नेशन भी किसको दे रहे हैं, गवर्नर को दे रहे हैं। लेकिन जब रिमूवल की बात आएगी तो रिमूवल का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, हटाने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और बातें जो बेसिक प्रोविजन उनकी चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से पढ़ना हो। तो देखिए, अध्यक्ष और सदस्य इनकी पदावधि 3 साल और 70 वर्ष होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। 3 साल या 70 वर्ष है, 3 ईयर या 70
ईयर है। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रीय आयोग में भी एलिजिबिलिटी बनती थी कि दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद देखें, राज्यपाल के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। राज्य सरकार सेवा शर्तों का और वेतन का निर्धारण करती है, वहां केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो अब ना चीजें आसान है। आगे आप देखें तो इसमें वहां पर क्या था, वहां हमने डिस्कस किया था कि जो भी व्यक्ति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सेक्रेटरी बनेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक का होगा। ठीक इसी तरह जो भी व्यक्ति राज्य आयोग का सचिव बनेगा वो राज्य आयोग के सचिव वो राज्य सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा। वहां हमने देखा था कि डीजीपी से कम रैंक का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, यहाँ पर आईजी से कम रैंक का व्यक्ति अर्थात इंस्पेक्टर जनरल से कम रैंक का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक वाइट पेज लेना है, उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। एक है मापदंड, एक में लिखोगे राष्ट्रीय आयोग, एक में लिखोगे राज्य आयोग, और सारे पॉइंट देख करके पीडीएफ से देख करके लिखिए। समस्या नहीं है कि आपको बिना देखे ही लिखना है, आप पीडीएफ से देख करके भी चीज़ों को लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखें 28 में रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार इसे विधानमंडल में पेश करते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में पेश करते हैं। धारा 33 में कहा गया है कि राज्य द्वारा मानव अधिकार आयोग को अनुदान दिया जाएगा। तो वहां पर हमने देखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के खर्चे कहाँ से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से आते हैं। ठीक इसी तरह जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसके जितने भी खर्चे हैं वो राज्य के अनुदान से आते हैं, वो स्टेट की ग्रांट से आते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और धारा है, धारा 36, राज्य आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों का अन्वेषण नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, इसका गठन 13 सितंबर 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय भोपाल पर्यावास भवन में है। आधार क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वर्तमान अध्यक्ष का पद खाली है। फिलहाल मनोहर ममतानी इसके एक्टिंग चेयरपर्सन का काम कर रहे हैं। ध्येय वाक्य है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। मानव अधिकार न्यायालय की बात करें तो कहा गया है धारा 30 में कि राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, धारा 30 में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ह्यूमन राइट कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बाद ही कर सकती है, और किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ सरकारी वकील नियुक्त करना होगा जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। अब ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बाल न्यायालय के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने यही बातें पढ़ी थी कि साहब राज्य सरकार के द्वारा हर एक जिले में बाल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जब भी राज्य सरकार ऐसा न्यायालय बनाएगी उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति को सरकारी वकील बनाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएंगे जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो, एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल वही प्रावधान धारा 30 में दिए गए हैं ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। इसमें यह लिखा हुआ है साहब कि हम उसी सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगी कि हमें इस जिले में मानव अधिकार न्यायालय बनाना है, ह्यूमन राइट कोर्ट बनाना है, और उस कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे कम से कम 7 वर्षों का वकालत का अनुभव है, 7 ईयर की लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, ये आपको खुद पढ़ना है, अन्य तथ्य दिए गए हैं, बहुत बेसिक जानकारी है, तो मेक श्योर कि एक बार आप इन्हें पढ़ जरूर लें। पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या जाएगी, बहुत बेसिक फैक्ट है, तो इसे एक बार आप खुद से तैयार
कर लीजिएगा। अब मैं आपको पीडीएफ और सिनॉप्सिस शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक 5 to 6 PM के आसपास। तो आप एक बार रीड कीजिएगा। कल हम प्रश्नों को लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि यह टॉपिक कंप्लीट हो सके। पर मेक श्योर कि जो होमवर्क हमने आपको अभी दिया है कि दोनों आयोगों को कंपेयर करके पढ़ना, वो आप जरूर करें। ये पीडीएफ, सिंपल पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन सिनॉप्सिस मैं आपको शाम तक दे पाऊंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।